गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आप सभी को हमने बैंक चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने उसमें उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी बैंक की, बैंक का अर्थ बताया था और बैंक का कार्य बताया था। उसी प्रणाली में हम आगे बढ़ते हुए आज आप सभी को बैंक के प्रकार बताएंगे। सबसे पहला है, देखिए बैंक के प्रकार में केंद्रीय बैंक, जिसके बारे में आप सभी लोग सुचारू रूप से जानते हैं, फिर भी मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि यह बैंक मौद्रिक प्रणाली को संचालित करता है। किसको संचालित करता है? मौद्रिक प्रणाली को। और केंद्रीय बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। इसे ही मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार होता है, यानी जो मुद्रा, जो आप पैसे होते हैं उसको नियंत्रित निर्गमन करने का, यानी जारी करने का जो कार्य है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। यह बैंकों का बैंक होता है और सरकार का बैंक भी कहलाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका व्यापारिक बैंक। इनका प्रमुख कार्य ऋण और अग्रिम स्वीकार करना होता है। ये बैंक साख का निर्माण करते हैं किंतु साख पर नियंत्रण नहीं करते हैं। ये समस्त कोषों को तरल रखते हैं और वाणिज्यिक बैंक सरकार को वित्त प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये बैंक अपने कोष को विनियोजित करते समय उनकी सुरक्षा, तरलता तथा विविधता के सिद्धांत पर विचार करने का कार्य करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है औद्योगिक बैंक। इन बैंकों के द्वारा जो भी उद्योग होंगे आपके, मध्यकालीन होंगे और दीर्घकालीन, इनको ऋण प्रदान करने की का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जो भी मध्यकालीन यानी अल्प मध्यकालीन आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही छोटी अवधि वाला, और दीर्घकालीन जो मध्य में यानी 5 वर्ष तक का जो अवधि है वो दीर्घकालीन अवधि, मध्यकालीन जो अवधि आती है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बीच में आती है, और दीर्घकालीन की जो अवधि है वो आपकी 5 से ऊपर की होती है, जो 20 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है, उसे आपका दीर्घकालीन अवधि के अंतर्गत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कृषि बैंक। जो कृषि व्यवसाय हेतु कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? कृषि बैंक कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ये। इसके बाद स्टूडेंट्स विदेशी विनिमय बैंक। कौन सी बैंक है ये? विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंकों का तात्पर्य ऐसे बैंकों से है जो विदेशी व्यापार हेतु विदेशी मुद्रा का लेन देन तथा विदेश वित्तीय साधनों की व्यवस्था करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स बचत बैंक। ये छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन करने के लिए बचत बैंक की स्थापना की गई थी स्टूडेंट्स। इसके बाद है आपका विनियोग बैंक। जनता की छोटी छोटी बचतों को लाभकारी विनियोग के लिए प्रोत्साहित करना विनियोग बैंक का कार्य रहता है। छोटी छोटी जो बचत है वो उसे इन्वेस्ट करने का कार्य आपका इसके अंतर्गत किया जाता है। निर्यात आयात बैंक। इसके बाद अगला है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात में वृद्धि हेतु वित्त का प्रबंध करने के लिए निर्यात आयात बैंकों की स्थापना की गई थी। किसके लिए? वित्त के प्रबंध के लिए निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला है देशी बैंकर। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अधिकांश ऋण देशी बैंक द्वारा प्रदान किया जाते हैं। इनमें साहूकार, महाजन, सर्राफ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि ये तीनों पॉइंट जो हैं आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, इसे बताने की आवश्यकता ना हो। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ये पॉइंट ही नहीं स्टूडेंट्स, ये इसका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बैंक कहते हैं। इसे हम नबार्ड के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। इसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर इसका जब चैप्टर आएगा तो मैं उसमें आपको इसको विस्तार से पढ़ाऊँगा।
इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 यानी 1982 को रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों को करने के लिए हुआ था। स्टूडेंट्स, किसके लिए हुआ था, फिर से बता दें, भारत सरकार के ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों को करने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया बहुविकल्पी में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, रट लीजिएगा बिल्कुल। स्टूडेंट्स, इसके बाद बैंकों का महत्व देखिए। सबसे पहला पॉइंट है पूंजी निर्माण में सहायक। क्या है, पूंजी निर्माण में सहायक। बैंक जनता की छोटी बड़ी जो भी बचतें होंगी उनको जमा करके देश के लिए पूंजी निर्माण का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, पूंजी और कौशल का एकीकरण करना। बैंक ऐसे व्यक्तियों का धन जमा करते हैं जिनके पास व्यापारिक कौशल अथवा साहस की कमी है, और इस धन को उन व्यक्तियों को ऋण के रूप में देते हैं जिनके पास पूंजी की कमी होती है। इसे क्या कहते हैं, पूंजी और कौशल का एकीकरण करने का कार्य का महत्व है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकों की साख बढ़ाना। अपने ग्राहकों के संबंध में अनुकूल विवरण देकर उनकी साख में वृद्धि करते हैं तथा अन्य व्यापारियों को आर्थिक स्थिति से उन्हें अवगत कराते हैं। जो भी व्यापारी की आर्थिक स्थिति होगी उसको बताने का कार्य भी बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन। बैंक आधिक्य वाले स्थान से धन प्राप्त कर लेती है। जहां पर धन अधिक है उन संस्थाओं से धन प्राप्त कर लेते हैं और उसे कमी वाले स्थान पर भेज देते हैं। जहां पर जिस व्यक्ति को जरूरत होती है उसे दे दिया जाता है। इससे आर्थिक साधनों की पूर्ति में संतुलन बना रहता है, यानी तालमेल बनाने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाना। बैंक आवश्यकता अनुसार साख की मात्रा में कमी या वृद्धि करके मुद्रा की पूर्ति को संतुलित करते रहते हैं। इससे देश की मुद्रा प्रणाली लोचदार बनी रहती है। किस प्रकार की बनी रहती है, लोचदार, फ्लेक्सिबल बनी रहती है, यानी उतार चढ़ाव आते रहते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत, इसी को लोचदार प्रणाली बोला जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद है आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना। बैंक सूचकांक, मुद्रा और बैंक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन करते हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इसके बाद है धन का हस्तांतरण से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन को भेजने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। यह ग्राहकों को सुविधा देता है अपने कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने धन को किस प्रकार से भेज सकें। इसके बाद है विदेशी व्यापार में सहायक। आयात और निर्यात हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करके देश के विदेशी व्यापार को उन्नत बनाते हैं और बिलों को भुगतान करने में भी सहायक होते हैं ये। इसके बाद है साख पत्रों का प्रयोग। बैंक चेक, विनिमय बिल और ऋण पत्र आदि साख पत्रों के चलन को संभव बनाने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। चेक, विनिमय पत्र, बिल, हुंडी, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, साख पत्र हैं और इन्हीं को सुचारू रूप से बनाने के लिए इस बैंक का महत्वपूर्ण महत्व भी है ये। इसके बाद है मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा करना। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, कल भी हमने बताया था कि जो भी आपका मूल्यवान वस्तु है, हीरे हैं, सोना है, चांदी है, जितना भी आपके घर पर रखा हुआ है उसके लिए बैंक आपको लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। इसके बाद है 11 कृषि विकास में योगदान।
कृषकों को वित्तीय आवश्यकता हेतु बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है और व्यापारिक फसलों की खेती के लिए ऋण भी दिया जाता है। ये क्या आपका कृषि विकास की योजना बनाने में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कृषि का जो भी योजना होगी इसी के अंतर्गत बनाई जाएगी। इसके बाद है आर्थिक जीवन में स्थिरता लाना। बैंक के द्वारा पिछड़े हुए स्थानों का विकास करने में सहायता प्रदान की जाती है। स्टूडेंट, आपने ये भी देखा होगा कि आज यानी आधुनिक युग में जहाँ पर भी पिछड़े हुए स्थान हैं, जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर अगर एक बैंक की संस्था खुल जाती तो वहाँ पे आप लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से उस जगह पर रोड बन जाएगा, है ना, जहाँ आने जाने के साधन सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आर्थिक जीवन में स्थिरता लाने का कार्य भी किया जाता है। औद्योगिक विकास में सहायक अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, उद्योगों के लिए कच्चा माल खरीदने हेतु पूंजी प्रदान करते हैं और बैंकों द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान किया जाता है। छोटे छोटे उद्योगों के लिए, लघु के मतलब छोटे उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। नैतिक वातावरण का निर्माण करना, जनता में ईमानदारी, विश्वसनीयता, ठीक समय पर काम करने की भावना को उत्पन्न करने का कार्य इसके अंतर्गत भी किया जाता है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है आपका, राज्य की अर्थ प्रबंध में सहायक। बैंक देश के लिए सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करते हैं। यह सरकार को आर्थिक समस्याओं तथा मुद्रा नीति आदि विषयों पर उचित परामर्श भी प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा। इस बार बोर्ड एग्जाम में बैंकों का महत्व आने वाला है। 101% की गारंटी है बैंकों के महत्व के लिए। मैंने 15 पॉइंट आपको नोट डाउन करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आप इसके आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे और इसे हेडिंग्स को 20 से अधिक करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।